प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। मैं कुमार दिवाकर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी को समझने वाले हैं, है ना। देखो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी। आज इस चैप्टर का परिचय है। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग ये समझेंगे कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। जैसा कि हम हर विषय में अभी तक आप लोगों ने जो विषय हमसे पढ़ा समझा, उसमें हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कंसेप्ट को ये समझ लीजिए कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है। इससे बातें बहुत आसान हो गई और चैप्टर कब खत्म हुआ और क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, ये इसका जीता जागता प्रमाण तो आप ही लोग हो। तो उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को, उसी आदत को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग क्लास 10th के राजनीति विज्ञान, इससे पहले क्लास 10th के इतिहास का एक चैप्टर, भूगोल का एक चैप्टर, अर्थशास्त्र का एक चैप्टर, सब क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज पहला क्वेश्चन आंसर के आज पहला चैप्टर राजनीति विज्ञान, जिसका परिचय हम लोग देखने वाले हैं। अगले चैप्टर में इसको बढ़िया से समझ के और इसके पूरे क्वेश्चन को, मतलब लघु, दीर्घ, बहुविकल्पीय, सबको कर रहे होंगे हम लोग। मजा आएगा बहुत बेहतर ढंग से। चलो आगे बढ़ने से पहले बाबू देखो, हम लोग ये समझते हैं कि ये साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता तो ठीक है, सत्ता का सरल मतलब समझो पावर, है ना। क्या पावर, गद्दी, शासन, है ना। तो साझेदारी का मतलब क्या हुआ, बंटवारा क्यों। अगर गद्दी पे कोई है तो उस गद्दी को हम बांटे क्यों। थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेके चलूं तो याद करो बाबू, भारत जब देश आजाद हुआ उससे पहले या तो भारत में अंग्रेजों का शासन था या फिर राजाओं का, जमींदारों का। तो अगर आप इतिहास में जाओ और इन सब बातों को पढ़ो और समझो तो आप पाओगे कि कैसे हमारे देश में राजा होते थे। राजा या तो प्रजा के भलाई का काम करते थे या निरंकुश होते थे। सारी की सारी शक्तियां राजा में निहित होती थी। जैसे फ्रांस की क्रांति 1848, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो इतिहास का पहला चैप्टर आप पढ़े हो, उसमें आप कैसे पढ़ते हो कि राजा निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी था, है ना। निरंकुश मतलब जिस पे अंकुश ना हो। सारी शक्ति किसमें समाई थी बाबू, राजा में ना। तो राजा में जब सारी शक्ति समाई थी तो राजा क्या बन गया, निरंकुश। वह सत्ता का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह किसी को कुछ नहीं समझता था। तो एक लंबे दौरान तक प्रजा के द्वारा शासन व्यवस्था को देखने के बाद लोगों ने उसमें बदलाव किया और बदलाव के बाद जो आया उसे हम क्या बोलते हैं बताओ। बदलाव के बाद जो आया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू बताओ। लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। और ये नौबत क्यों आया, मैंने इसकी पीछे की कहानी आपको समझाई कि एक लंबे समय तक लोगों ने राजा के द्वारा किए गए शासन के दौरान जो भी चीजें महसूस की, उसके बाद बदलाव तो होना जरूरी है ना। बदलाव होना जरूरी था। तो बदलाव हुआ तो क्या हुआ, सत्ता में बंटवारा, साझेदारी। सत्ता में साझेदारी मतलब पावर को बांट दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, ये जो पावर है इसको बांट दिया गया, है ना। अब ये तो चैप्टर का मुख्य बिंदु था जो हमें पढ़ना था। ये तो समझ में आ गया कि इसमें हम लोग भाई सत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं, शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के तहत आपके ये मुख्य बिंदु है जो आपको पढ़ना है। पहले तो सत्ता के बारे में आप परिचय को जानोगे, मतलब क्या होती है, कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझ रहे होंगे। इसको समझने के बाद इसमें दो देशों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों की तुलना की गई है। इनके स्थिति को बताया गया है
क्यों जरूरी था बदलाव, कैसे हुआ, कैसे यहाँ के लोग शासन व्यवस्था से खुश थे नाखुश थे, मतलब इन दोनों देशों के बारे में आप पढ़ोगे और तुलना करके दिखाया जाएगा आपको, है ना। ये चीजें थी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद मतलब श्रीलंका भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो जल के साथ सीमा बनाता है ना। पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, ये बात क्लास में चर्चा कर चुके हैं हम, बताया ना। 7 ऐसे पड़ोसी देश है जो स्थल से लगे हुए हैं, 2 ऐसे देश है जो कहाँ से लगे हुए हैं बाबू, जल से, जिसमें श्रीलंका और मालदीव का नाम आता है। तो उसी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, जैसे भारत की बात करो आप, भारत के बारे में बताओ। भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बोला जाता है ना। तो जैसे भारत में जैन धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, मुस्लिम वर्ग के लोग हो गए, इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। और वही भारत में अगर बहुसंख्यक की बात कर दी जाए तो किसको रखा जाता है, हिंदू को। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम में कैसे वहाँ की शासन व्यवस्था को एक समझदारी के द्वारा बेहतरीन रंग रूप देने का प्रयास किया गया, जो पूरे दुनिया के लिए और आपके लिए, मतलब आपको समझने के लिए। ये सब चीज़ें क्यों हैं बताओ। अच्छा, बेल्जियम में कोई चीज़ हुआ और भारत का लड़का इतना मन से पढ़ रहा है, क्या मतलब है। मतलब साफ है कि उससे हमारी दृष्टिकोण अच्छी हो कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही थी, शासन व्यवस्था गलत थी, तो वहाँ के प्रजा ने कैसे उसके खिलाफ लड़ा और अपने देश की शासन व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया, है ना बालक। मजेदार बात है, सबको बातें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला क्या है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया अगर आपको बहुत सारी शक्ति मिल जाए और आपको रोकने वाला कोई नहीं हो, तो आप बताओ आपकी सोच कैसी होगी। आप किसी को कुछ समझोगे, किसी से डरोगे, आप उसका जो सदुपयोग कम, उस शक्ति का दुरुपयोग ज्यादा करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो जैसे बाइक के मालिक हो, बाइक को सत्ता मान लो कुछ देर के लिए, बाइक का चाबी आपके हाथ में है। घर वाले घर से निकलने से पहले क्या बोलते हैं, बाबू गाड़ी धीरे चलाना। और बाबू जब गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं तो गाड़ी धीरे का स्पेलिंग भूल जाता है, उसको लड़का हेलीकॉप्टर समझने लगता है ना बाबू। सही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये तुम लोग का दोष थोड़े है, ये उम्र का दोष है, टेंशन मत लो, होता है। लेकिन होने के चक्कर में ध्यान रखना, सावधानी हटी पूरी बटी, है ना, बी केयरफुल। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बाबू, क्योंकि अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाए तो उस शक्ति का बहुत गलत प्रयोग करेगा। और इसका प्रमाण हम लोग अपने इतिहास के कालखंडों में या आप अपने इतिहास के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि कैसे यूरोप के अन्य अन्य देशों में, या फिर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के बारे में, लुई 16वां के बारे में, चार्ल्स 10 के बारे में, लुई फिलिप, जो भी चीज़ें आप पढ़े हो उससे तो ये अवधारणा साफ है कि राजा था, राजा के पास शक्ति थी, तो उस शक्ति का प्रदर्शन लोगों पे अपनी निरंकुशता दिखाने के लिए करता था। उसके प्रजा के सुख दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ताकि किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं होगी तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। बाकी ये सब बातें हम डिटेल्स में टॉपिक वाइज जब पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। अभी आज के क्लास में मुझे आपकी इसकी समझ डेवलप करनी है, ये चीज़ें ध्यान में बैठा देना है कि हाँ इस बुक से मुझे इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हेडिंग के तौर पे ये इतनी हेडिंग्स है जो मुझे पढ़ लेने हैं, है ना बाबू। अब देखो सत्ता की साझेदारी के रूप, अब सत्ता के साझेदारी के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो। तो सत्ता के साझेदारी के रूप हुए कि नहीं। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को समझने के बाद। आप ये समझ पाओगे कि कोई चीज़ें अगर है, जैसे घर में कोई है तो घर को बेहतर ढंग से चलाना है, ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट का हिस्सा थोड़े होता है बाबू। इसका नाम ही है सामाजिक विज्ञान। मतलब एक ऐसा विज्ञान जिससे हम समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को जाहिर कर सकें या विशेष ज्ञान प्राप्त करें समाज के बारे में। विजय सर ने डिफिनेशन खूब बढ़िया से समझाया है ना विज्ञान का, कि किसको विज्ञान कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। तो समाज को विज्ञान क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बाबू, क्योंकि इसके
विशेष ज्ञान को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। अलग अलग विषय के रूप में आप इसको पढ़ रहे होते हो, कभी अर्थशास्त्र के रूप में, कभी भूगोल के रूप में। भौगोलिक स्थिति पूरे विश्व की जाननी है तो आप भूगोल पढ़ रहे हो। अर्थव्यवस्था जानना है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हो। विश्व की स्थिति आज ये है तो पहले कैसी रही होगी ये जानने के लिए आप इतिहास पढ़ रहे हो। समाजशास्त्र पढ़ रहे हो कि समाज को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी कारक हो सकते हैं। मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, लोगों की मानसिक स्थिति को जानने के लिए। तो ये सामाजिक विज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है ना, दायरा बड़ा है। और उस बड़े दायरे में से हम अपने उम्र के हिसाब से, जैसे आप 10th में हो तो टेंथ के अकॉर्डिंग बातें आपको पढ़ाई जा रही है। जैसे ही आप 12 में जाओगे इसी को और विस्तृत रूप में आप पढ़ रहे होगे, है ना। तो आपका दायरा आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके समझदारी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो देखो, मेरा इतना बताने के पीछे मकसद ये था कि बाबू जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो क्या क्या पढ़ना है। पहला कि हम परिचय बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे कि सत्ता की साझेदारी का परिचय क्या होता है, डिटेल्स में समझ लेंगे उस बात को। उसके बाद श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, है ना, सही बात। उसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की कहानी को समझ रहे होंगे कि कैसे बहुसंख्यक वहाँ पे अपनी सत्ता जमाने के लिए वहाँ पे अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग को समझ लेना है। इतनी सारी बातें, बस 6 पॉइंट है। बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी और सत्ता के साझेदारी के रूप, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन इसी को इतना बेहतर ढंग से पढ़ना है कि इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे तो तेरी लत लग गई वाली बात हो जाए, है ना। लत लग जानी चाहिए, लत लग जानी चाहिए और लगेगा, बिल्कुल लगेगा बाबू। मजा आ रहा है? चलो देखते हैं आगे। देखो, ये था, हम लोग इस चीज को समझ लिए कि सत्ता के साझेदारी के रूप क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप में 3 रूप याद रखो ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, है ना। हो गया? चलो अब आगे देखो। पहला हेडिंग क्या था बाबू? परिचय था ना। आज हम लोग बस परिचय को डिटेल्स में देख रहे होंगे। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को पूरे डेप्थ में आप लोगों को समझा रहे होंगे, पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर कर देंगे, है ना। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। निश्चिंत रहो और एग्जाम के लेके बेफिक्र रहो। ये जो बैच का नाम मैंने अथर्व रखा है ना, मैंने मतलब इस ब्रेनवेव फैमिली ने, ब्रेनवेव टीम ने, उसका मकसद ही है कि एक तो क्लास बहुत लेट से शुरू हुआ है, लेकिन सबसे पहले बेहतरीन ढंग से ख़त्म करके आपके हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उसके बाद से रिवीजन करवाना, मॉक टेस्ट देना। मतलब आप एग्जाम में जाने से पहले आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तड़प तड़प तड़प, ऐसी तड़प होनी चाहिए कि बस एग्जाम में जल्दी से जाते, क्वेश्चन आए बस गर्दा उड़ा देंगे, उड़ाओगे सभी। बस इसी जोश और जुनून के साथ जुड़े रहो, मन से पढ़ते रहो। चलो देरी ना करते हुए परिचय को देखते हैं और समझते हैं बाबू। क्या लिखा है, पढ़ो। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है क्या अर्थ है बाबू? सरकार के शक्ति को विभिन्न समूहों और अंगों के बीच विभाजित करना, ताकि कोई एक व्यक्ति या समूह सत्ता पर हावी न हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले और सरकार अधिक समावेशी और जवाबदेह बने। बस, है ना, बात समझो। इसका मतलब ये है कि सत्ता में साझेदारी का मतलब ये है बाबू कि सरकार के शक्ति को विभिन्न समूहों और अंगों के बीच विभाजित कर देना। आप देखो, पहले उसी बात को यहाँ देख लो। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, अंग कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहीं पे सत्ता का बंटवारा हो गया। विधायिका का काम क्या होता है बाबू? नियम कानून बनाना। कार्यपालिका का काम उसको लागू करना, मतलब यूज में लाना। जो नियम कानून बने हैं उसको यूज में लाने का काम किसका है? कार्यपालिका का। और विधायिका जो नियम कानून बनाई है कार्यपालिका, उसको अगर लागू कर रही है तो वो चीजें सही है कि गलत,
इस पे अधिकार किसका है? न्यायपालिका का, ये बताने का कि नहीं ये सही है और गलत। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों में बड़ा कौन है, तो जवाब क्या दोगे? बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होंगे कि न्यायपालिका मतलब न्याय व्यवस्था, ये सबसे बड़ा है। यहाँ तीनों को बराबर शक्ति दी गई है, यहाँ तीनों को बराबर शक्ति दी गई है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तीनों को बराबर शक्ति प्रदान है ना। तो यहाँ पे विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? देखो, वितरण, केंद्र सरकार के पास कुछ बड़ी शक्तियां हैं, उससे ज्यादा शक्ति राज्य के सरकार के पास है। वैसी ही शक्ति जैसे पूरे देश को चलाने के लिए शक्ति केंद्र सरकार के पास है, वैसी ही शक्ति राज्य सरकार के पास राज्य को चलाने के है। और सेम वैसी ही शक्ति दी गई है राज्य स्थानीय सरकार को, जिसे पंचायती राज व्यवस्था आप बोलते हो, नगर निगम बोलते हो, वैसी व्यवस्था दी गई है छोटे स्तर पे। मतलब अगर इसके स्तर की बात करें तो 3 स्तर में सत्ता का बंटवारा हुआ कि नहीं? पहले केंद्र स्तर पे, फिर राज्य सरकार के स्तर पे, फिर पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पे। तो इस तरीके से शक्तियों का जब बंटवारा होगा तो किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं होगा तो शक्ति का वो गलत प्रयोग नहीं करेगा, है ना। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में देखो, विभिन्न सामाजिक समूह, भाषा के आधार पे, धार्मिक आधार पे, अन्य सामाजिक समूहों के बीच, तो शक्ति का बंटवारा इस तरीके से हो गया है, इस तरीके से कर दिया गया है ताकि किसी एक के हाथ में शक्ति न हो। और जब एक के हाथ में शक्ति नहीं होगी तो संचालन बहुत अच्छा से होगा, किसी भी देश के प्रगति की राह बनी रहेगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बाबू सरकार के शक्ति का विभिन्न समूहों और अंगों के बीच विभाजित करना, इसका क्या मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या समूह पर सत्ता हावी न हो, किसी एक व्यक्ति या समूह पर सत्ता हावी न हो। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को, देखो सभी नागरिक मतलब किसी देश में रहने वाले सभी लोग, सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। अब ये बात बताओ, अब अपने देश में कुछ भी होगा, कोई भी नियम कानून बनेगा, चाहे कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ भी करना हो, उसमें हम भाग लेते हैं नहीं लेते हैं? हम भले इस बात को समझे ना समझे, हम सब भाग लेते हैं। हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है मतलब कि हमारे देश की शासन व्यवस्था संसद के द्वारा चलती है। संसद में नेता और मंत्री बैठते हैं जो देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, और उन नेता और मंत्रियों को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के पास है ना बाबू। चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें चुनने की जिम्मेदारी किसकी है बाबू? हमारी, भारत के लोगों की, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि सबको उस प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबको मौका मिलेगा, और सबकी अपनी अपनी जरूरत है तो उस हिसाब से सबको समान अवसर मिलेगा, सबकी बातें सुनी जाएगी, है ना। यहाँ लिखा है ना, अधिक समावेशी और जवाबदेह बने। कौन? सरकार। समावेशी मतलब सबका विकास। सरकार ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक वालों के लिए हम नियम पे नियम, कानून पे कानून बनाते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक को छोड़ दे। ऐसा है क्या? बताओ। भारत में जितना अधिकार हिंदू धर्म के लोगों को है उतना या उससे कहीं ज्यादा अल्पसंख्यक को है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो उनके प्रति सरकार का रवैया दूसरा है और अल्पसंख्यक के लिए दूसरा है, बिल्कुल नहीं है ना। यही होता है सत्ता के साझेदारी का या सत्ता के बंटवारे का सही मतलब, कि शक्ति का गलत प्रयोग न किया जाए, सत्ता का गलत प्रयोग न हो, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी समूह द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न हो। इसीलिए इसका समान रूप से बंटवारा कर देना निहायत जरूरी होता है। और यही होता है किसी भी लोकतंत्र या विकसित देश या विकासशील देश की पहली पहचान, कि वह अपने सरकार या शासन व्यवस्था को कुछ इस तरीके से चलाए। अब देख लो, भारत के साथ ही 2 देश आज़ाद हुए या उसके बाद वो देशी बने, उसके बाद आज उनकी हालत इतनी पतली है, वहाँ पे हमेशा सरकार कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, जवाब आपको देना है। स्थिति गड़बड़ है, बनी हुई है ना। तो इसीलिए शासन व्यवस्था को या सत्ता को संभाले रखना किसी देश के लिए बड़ी जरूरी है, और उसको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों का बंटवारा भी
सही ढंग से होना चाहिए, जो कि हमारे संविधान में बहुत बेहतर ढंग से है और हम लोग उसका सही से यूज भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बातें बाबू सबको? एकदम बढ़िया से परिचय समझ में आ गया कि नहीं? अब ये तो समझ में आ गया ना कि इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? सत्ता के बारे में, सत्ता के बंटवारे के बारे में, उसके सही रूप के बारे में, उसके गलत प्रयोग के बारे में, है ना? ये हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट हो गया, तो अब चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? है? चलो परिचय देख लिए। अब थोड़ा सा देख लूँ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, क्योंकि यही तो दो देश है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ी बहुत बातें पढ़नी है ना? देखो, बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। कौन सा बताओ? बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। यूरोप महादेश में स्थित बेल्जियम एक छोटा सा देश है, जबकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप देश बोलने का मतलब क्या है बताओ? ये द्वीप देश का मतलब क्या हुआ बाबू? द्वीप देश का मतलब ये हुआ कि वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ? द्वीप मतलब चारों तरफ पानी से घिरा, और प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ पानी से घिरा। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि सिर्फ भारत के उत्तर में हिमालय है, बाकी पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। जबकि श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है, क्योंकि वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। बात समझ में आया? जो दक्षिण एशिया में स्थित है, जो मतलब कौन? श्रीलंका। बेल्जियम के नक्शे में आपको 3 क्षेत्र दिखाई देंगे। बेल्जियम 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ एक देश है। कौन सा है? फ्लैंडर्स उत्तरी क्षेत्र, फ्लैंडर्स बेल्जियम का कौन सा क्षेत्र है बाबू? उत्तरी। वालोनिया दक्षिणी क्षेत्र, और ब्रसेल्स राजधानी क्षेत्र। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स या ब्रेसल्स, ठीक है? कहीं ब्रेसल्स भी लिखा होगा, कहीं ब्रुसेल्स भी लिखा होगा। तो ये उसकी राजधानी है, किसकी? बेल्जियम की। ये उसका दक्षिणी क्षेत्र वालोनिया, और फ्लैंडर्स उसका उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, जो दोनों के बीच में स्थित है। बात समझ में आ गया? कौन दोनों के बीच में स्थित है? ब्रसेल्स जो राजधानी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच में स्थित है। समझ में आ गया? इन्हीं दोनों देशों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ का सत्ता किस प्रकार का था और क्यों था, और उसमें कैसे बदलाव हुआ वहाँ के लोगों के द्वारा। यही मुख्य कहानी है, समझना है हम लोग को, है ना? देखो, श्रीलंका का नक्शा एक द्वीप का आकार दिखाता है, जिसमें उत्तर में जाफना प्रायद्वीप और दक्षिण में पहाड़ी स्थित है। प्रायद्वीप का मतलब अभी मैंने समझा दिया ना बाबू? प्रायद्वीप का मतलब अभी समझाया ना? एक बेसिक जानकारी थी दोनों देश के बारे में। ये आपको, ये देखो, ये बेल्जियम, ये आपका श्रीलंका भारत के नीचे लटका हुआ, ये इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पे देख रहे हो? ये फिर से देखो, ये और ये आपका यहाँ पे इधर ये श्रीलंका दिख रहा है ना? अब देखो, ये जो बीच का जल है ना, इसे किस नाम से जानते हैं बताओ? इसे किस नाम से जानते हैं बाबू? पाक जल संधि, है ना? और इसको बोलते क्या है? मन्नार की खाड़ी, है ना? इससे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच इस जल के बीच संधि हुआ है, जिसे पाक जल संधि बोलते हैं। और इस खाड़ी को किस नाम से जानते हैं? मन्नार की खाड़ी, ठीक है? ये बेल्जियम का नक्शा। अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, घटनाएं, उसके प्रभाव और उसका परिणाम, सब कुछ देखेंगे एकदम मजे तरीके से। तब तक आप अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? इसी चैप्टर के पूरे व्याख्या के साथ। किसके अंदाज में? हम सबके अंदाज में, है ना बाबू? तब तक आप इस चैप्टर को एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि मैं बातें जब आपको बता रहा हूँगा तो कहानी के रूप में एक फिल्मी अंदाज में बातें सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। फिर आपके मन में ये सवाल ना उठे कि सर
पढ़ते तो है फिर बाद में भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मिलते हैं बाबू कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। और कल राखी है, आप सबको इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, सबको बाय।